नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खान के साथ फ़िक्र नज़र में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ता इस प्रोग्राम के ज़रिए मुल्क के मसाइल, मिली मसाइल और कौम को दरपेश जो मसाइल हैं उस पर न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान साहब से तबादला ख्याल करते हैं, मुख्तलिफ सवालात करते हैं और उसके जवाबात हासिल करते हैं। आप इस प्रोग्राम के ज़रिए न सिर्फ हमारे इलाक़ाई बल्कि मैं समझता हूँ कि कौमी और बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल पर भी आप से सवालात किए जाते हैं और उसके जवाबात हासिल किए जाते हैं। बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ रिवायती तौर पर शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के इस शेर से करते हैं। आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीक़ा। तो बहरहाल जहाँ तक सलीक़े की बात है, हिंदुस्तान में ऐसा लगता है कि फ़िल वक्त जो फ़िरक़ा परस्त लोग हैं वो सलीक़े को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं और हिंदुस्तानी तहज़ीब की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। हम आपका खैर मकदम करते हैं और पहला ये सवाल है कि जैसा कि मैंने कहा है कि धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं हिंदुस्तानी तहज़ीब की, तो अभी हमारे वज़ीर दाखिला अमित शाह लोकसभा में ये बयान देते हैं कि एनआरसी सारे मुल्क में नाफिज किया जाएगा। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एनआरसी के ज़रिए और शहरियत तरमीमी बिल के ज़रिए सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं जिससे इससे पहले के प्रोग्राम में भी बात आई थी कि मुसलमान फिलवक्त बीजेपी के लिए पंचिंग बैग है। जी। मगर जिस तरह मुसलमान अब जो रिएक्ट कर रहा है, मुसलमानों का जो अंदाज़ ज़िंदगी है फिलवक्त, अगर आप देखेंगे तो वो सब्र और तहम्मुल की राह पे गामज़न है। जी। मैं समझता हूँ कि यही उनको काट खा रहा है। अच्छा जी। बीजेपी यही चाह रही कि मुसलमान को किसी न किसी तरह से उकसाओ, जी, ताकि मुसलमान अगर कुछ भी वायलेंस का रास्ता अगर इख्तियार करता है, जी, तो फिर मुसलमानों को बदनाम करके और मजीद बदनाम करके, यानी वायलेंस का जो मतलब बदनाम तो कर रहे ही हैं, लेकिन और ज़्यादा बदनामी, मुसलमान होता है ऐसा ही, लड़ने आता है, मारने आता है, पथराव करता है। ये जिस तरह ये बोलते कि गाय हमारी माता है, मुसलमान इसे खाता है, तो ऐसे किस्म के नारे जो लगाने वाले हैं, जी जी, वो लोग हर किस्म से हर कदम पे ये कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान को बदनाम करें। जी जी। अब अमित शाह का बयान भी ये है, या चाहे एनआरसी के ऊपर ही अगर आप बात करेंगे, जी जी, तो पूरी कोशिश ये रही कि मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से उकसाया जाए। और जब मुसलमान अगर उकसा जाके सड़कों पे अगर निकल जाएंगे या कहीं पे पथराव अगर हो जाता है तो पुलिस को लाठीचार्ज करने की नौबत आ जाती है। जी जी। तो उससे मुसलमानों का नुकसान, फिर पूरी हिंदुस्तान में फिर घूम घूम के आप यही बताने की कोशिश करेंगे कि मुसलमान ही है जो ये बदनामी के मुसलमान के, इसीलिए हम एनआरसी ला रहे हैं ताकि मुसलमानों को यहाँ से शरीयत नहीं देगी या दूसरे दर्जे का शहरी बनाने के लिए। जी जी। ये बिल्कुल यकीनन मैं मानता हूँ कि एनआरसी की जो कोशिश हो रही है कि मुसलमानों को सिर्फ उकसाने की बात हो रही है। जी जी। आप हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, सिख, क्रिश्चियन सबका नाम ले रहे हैं, मुसलमान का नाम नहीं ले रहे हैं। जी जी। क्यों? आपको कुछ तकलीफ है, ज़ाती तकलीफ है मुसलमान से? जी जी। मुसलमान भी आकर अगर आप आज़ादी में भी देखेंगे तो मुसलमान का बहुत बड़ा रोल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो आप एक सर मुसलमानों को निकाल के फेंक नहीं। और रहा सवाल अगर आसाम की भी बात करेंगे तो आसाम में कोई बांग्लादेश का मुसलमान नहीं है। जी। मुसलमान पहले भी वहाँ बसता था। बिल्कुल सही कहा। जी जी। तो ये बात है। तो क्या आप समझते हैं, आसाम की बात जब कि आपने की है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आसाम में जो मुसलमान हैं तो तालीमी तौर पर इंतहाई पसमानदा है, तो क्या उसी की वजह से वो जो नाम डिलीट हुए उनके, उसकी वजह एक नहीं हो सकती? देखिए, मुसलमानों के नाम जो डिलीट, देखिए आसाम सबसे बड़ी चीज़ है कि टोपोग्राफी आसाम की अलग है। अच्छा। कहीं पहाड़ है, कहीं चटियाल मैदान है, कहीं बिल्कुल खाई है। तो इस किस्म से और आपको जो जाना पड़ रहा है, देखिए मेरे को हैदराबाद से अगर संगारेड्डी का रास्ता जाना है रोज़ाना, जी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना खर्चा होने वाला है इसमें। जी जी। तो यही चीज़ हो रही है कि आसाम में एक आदमी को जाने के लिए एमआरओ का तस्दीकनामा होना है या स्कूल का एक सदाकतनामा होना है, ये लेके आपको एमआरओ ऑफिस जाना है। एक जाना नहीं है, मैं जाऊंगा तो मेरे साथ मेरे बीवी बच्चे सब जाएंगे। तो ये जो खर्चा आ रहा, कई लोग तो एफर्ट नहीं कर सकते। जी जी। अगर आप गुर्बत का भी अगर देखेंगे तो किस तरह हिंदुस्तान में गुर्बत का इजाफा हुआ है। जी जी। तो बताए एक एवरेज एक जो बात आ रही है कि एक ख़ानदान को 50,000 रुपये का खर्चा आ रहा है एनआरसी के डॉक्यूमेंट जाके पेश करके एनआरसी में रजिस्टर, अपने आप का नाम रजिस्टर कराने। जी जी। ये तो जुल्म है। एक ख़ानदान पे 50,000। जी जी। और सिर्फ एक रियासत में आपके पास 19 लाख लोग गैर आसामी या एनआरसी में नहीं आए हैं शामिल। जी जी। तो अब आप देखिए कि ये अगर जब हिंदुस्तान में लाने की बात हो रही है तो देखिए हिंदुस्तान, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, शुरू से एक बात बोलता हूँ कि
हिंदुस्तान को आप अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते। सही बात है, बिल्कुल सही कहा। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। बहुत अच्छी बात है। आप हिंदुस्तान को अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हिंदुस्तान में आपको हर 50 किलोमीटर पे आपका खाना, रहना सहना, खाना, कपड़े पहनने का तरीका, जबान, सही कहा, हर चीज बदल जाती। तो आप एक छड़ी से लाके सबको वही छड़ी से हाँकने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बुरी तरीके से फेल होने वाले हैं। जी जी। आप देखिए कि ये एनआरसी का जो मसला है, क्या एनआरसी किसके दौर में आया था? एनआरसी लाने वाली कांग्रेस। जी जी। तो कांग्रेस को इस बात का अंदाजा था कि ये कितना बड़ा नासुर बनने वाला है। जी जी। इसीलिए कांग्रेस इसको आगे ढकलते रही है। आगे 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 हर चीज को पोस्टपोन करते गए। ये लोग आके बताना चाहे कि हम एनआरसी लाने वाले, हर चीज के हम तो चैंपियन हैं, चाहे वो कत्ल गारतगिरी हो या चाहे एनआरसी की बात हो, हर चीज में तो हम आगे हैं बताने की कोशिश करेंगे। ये हुकूमत मौजूद। तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस बड़ी होशियारी से काम लेती रही और बीजेपी ने बेवकूफ़ी कर दी? कांग्रेस की ये बहुत ही चालाकी थी कि कांग्रेस ने एनआरसी नहीं लाया। जी जी। और बेवकूफ़ी इनकी ये थी कि इन्होंने फौरन अक्सर ला के एनआरसी लाने की जो बात करें, उसमें फिर बात आ रही मुसलमान की। जी जी। कोशिश ये हुई थी कि मुसलमान को है तो इसमें डिलीट करने की बात आ रही थी। जी जी। लेकिन 19 लाख लोगों में 13 लाख गैर मुस्लिम है, 6 लाख मुसलमान है। जी हाँ। तो पासा उल्टा पलट गया वहाँ पे। जी। अब फिर बात ये आ रही कि हम बौद्ध को, हिंदू को, सबको है तो देंगे, मुसलमान का नाम आप नहीं ले रहे। तो आप ये सिर्फ उलझाने की एक कोशिश है। जी जी। अगर आप लाएंगे, देखिए 6 लाख लोग एनआरसी, एक आसाम की अगर हम बात करें, जी जी, फर्ज करिए 6 लाख लोग का खाना पीना रहना इसका इंतजाम कैसे करने वाले हैं? जी जी। मुसलमानों की बात करूँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, आप 13 लाख लोगों को कहीं ना कहीं बसा लेंगे, चलिए नॉन गैर मुस्लिम है, हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, सिख हैं, बुद्ध हैं बोल के आप बसा लेंगे। जी जी। लेकिन 6 लाख लोग तो आपके पास रहने वाले हैं ना। बिल्कुल। आप जहर की गोली दे के मारने वाले तो नहीं है। जी। तो ये 6 लाख लोगों का रहना, खाना पीना, इसके ऊपर जो खर्चा आने वाला है, क्या क्या फिल वक्त जो सुस्त रवि से माशी तौर पे हम हिंदुस्तान गुजर रहा है, जी जी। क्या इस चीज़ को हिंदुस्तान इसका मुतमविल है, ये लेके चल सकता है? ये भी देखना है, ये भी देखना है। जी जी। बात तो सिर्फ ये हो रही कि मुसलमान को उकसाया जाए। जी जी। अच्छा, ये बात तो रही है, एनआरसी की बात रही, शहरियत तरमीमी बिल की बात भी आपने की है कि इससे कुछ होने वाला भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक निशाना बनाया जा रहा है मुसलमानों को। तो ये अब जब बात आती है, ये तो शहरियत की तरमीमी बिल रहा हो या कोई एनआरसी की बात रही है, लेकिन अब एक और बात ये आ रही है कि मुल्क में जो हमारी फ़िरका परस्ती जिस कदर तेज़ी से बढ़ रही है और उसमें फ़िरका परस्तों की हौसला अफजाई भी की जा रही है। मिसाल के तौर पर आप साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को देखते हैं, उन्हें जो डिफेंस पैनल है पार्लियामेंट्री कमेटी का, उसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये क्या है, आखिर क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? देखिए, पहली चीज़ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, आप प्रज्ञा सिंह ठाकुर बोल लेंगे, इसलिए साधु संत तो बहुत ही खुशगो, खामोश, नरम मिजाज रखने वाले लोग होते हैं। जी जी। तो साध्वी नाम जो लगा है वो खुद नाम पहले गलत लगा है, यानी तौहीन है साध्वी की। जी हाँ। और 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को वहाँ पे माखूज किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। कोर्ट से बेल पे अभी मेडिकल ग्राउंड्स पे बाहर निकली, ठीक है, बाहर निकली, आप इलेक्शन लड़े, 3.5 लाख से दिग्विजय सिंह को आप नाकाम बना दिया, आप कामयाब हो गए। जी जी। ठीक है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जो माखूज किया गया था, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मालेगांव ब्लास्ट में, जी जी, वो कैसा हुआ था, अगर उसका सीक्वेंस देखें तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान समझ सकता, बल्कि हर हिंदुस्तानी को समझना चाहिए। जी जी। जो चार्जशीट बनी थी उसमें ये बताया गया था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित, जी जी, और एक लीडर हैं आरएसएस की हिंदू महासमाज के, कोई एक लीडर है, मैं उनका नाम एकदम जहन से निकल गया, स्वामी आसिमानंद। तो स्वामी आसिमानंद नहीं, ये मालेगांव ब्लास्ट के उसमें जो आई थी नाम, उसमें ये था कि जोशी भी थे, जोशी जिसे मार दिया गया बाद में, जो हाँ शायद जोशी का था, या वो था कि आरडीएक्स की फराहमी कर्नल पुरोहित की जिम्मेदारी थी। जी जी, ठीक है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कुछ राब्ता था जी जी, ये साहब के साथ, जो जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं नाम आपको याद आएगा तो बोलूँगा, कि इनकी स्कूटर थी जो मालेगांव ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई थी। जी जी। तो जब झगड़ा हुआ तो साध्वी अपने घर से ये स्कूटर लेके जाके ब्लास्ट में आरडीएक्स लगा के इसका इस्तेमाल की।
ये चार्जशीट के हिसाब से बात करूँ मैं। जी जी। तो उसमें आया कि कर्नल पुरोहित का RDX का लाना कर्नल पुरोहित की जिम्मेदारी, ये स्कूटर जो गटी फलां साहब की स्कूटर गटी थी, तो ये स्कूटर से फिर मालूम हुआ कि साध्वी के घर में स्कूटर थी, तो इसीलिए इसका ये साध्वी को या प्रज्ञा सिंह को यहाँ पे इसमें माखूज किया गया था। जी जी। तो इस तरह से एक चीज़ चलती थी। जी जी। स्वामी आसिमानंद की भी जो बात करें आप, तो स्वामी आसिमानंद के भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेरर कैंप चल रहे थे। जी जी। इस तरह के ये भी दस्तावेजात हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास मौजूद हैं ये। जी जी। तो ये सब चीज़ें हैं, इनका कहीं ना भाई, आप POK में जाके अगर आप कश्मीर में कर रहे हैं ठीक है मैं मान लूंगा, जम्मू में कर रहे हैं आप मान लूंगा, POK में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जी जी, ये तो सोचने वाली बात है। ये इनके किसके कैसे कनेक्शन हैं? जो अपने आप को देश प्रेमी बता रहे हैं वो हैं देशद्रोही। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये चीज जी जी। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो प्रज्ञा सिंह चौधरी तो नहीं बोलूँगा मैं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जिस तरह नॉमिनेट किया गया है पैनल में, डिफेंस पैनल में, तो क्या ये हिंदुस्तानियों की तौहीन नहीं है? देखिए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर वही हैं जिसने गोडसे की तारीफ की थी और गांधी को नीचा दिखाया था। बिल्कुल सही कहा। उस पर वजीर आजम ने कहा था कि मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, सजा देने वाला। जी जी। तो सजा मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट्री पैनल ऑन डिफेंस में लेने में मैं समझता हूँ यही सजा है। ये सजा है। जी जी। तो क्या कोई क्राइटेरिया नहीं है हमारे पास? क्या हमारे पास ऐसे जहन नहीं है? क्या हमारे पास ऐसे काबिल अरकान पार्लियामेंट नहीं है जो एक ऐसी औरत को जो सिर्फ गाय का पेशाब और गोबर की बात करती है या नाथूराम गोडसे की बात करती है, उसे इस तरह के अहम तरीन पैनल में शामिल किया जाता है? अब देख, बदबख्ती तो यही है हिंदुस्तान में, फिलहाल हिंदुस्तानी सियासत में ये है कि ऐसे ही लोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो क्या आप नहीं समझते कि बैरूनी ममालिक में इससे हमारा इमेज खराब हो रहा है हिंदुस्तान का? अब देखना ये है कि किस तरह ये आप जब बैरूनी दौरे पे जाएंगे, जी जी। अगर आप देखेंगे 2004 से 2014 तक, जी जी, उसमें भी एक दो मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट थे, जी जी, जिन्होंने डिफेंस में थे और जब हिंदुस्तान इसराइल के साथ कई मुआहदाओं पे दस्तखत किया था। जी जी। तो ऐसे भी मुसलमान हैं अरकान पार्लियामेंट की। ये बहुत बड़ी बात है, मुखालिफत नहीं की उन्होंने, मुखालिफत नहीं किए हैं। जी जी। तो देख लिया, अब ये भी देखेंगे कि आगे ये भी देखने का दौर है जी जी, कि किस तरह साध्वी को या प्रज्ञा सिंह ठाकुर को है तो अपने डिफेंस पैनल में लेके किस तरह मुल्क आगे बढ़ता है। जी जी। बहरहाल ये तो रही साध्वी की बात या प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात, लेकिन हम चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हालात आपने देखा है कि इलेक्शन के बाद तो वहाँ सदरराज नाफिज कर दिया गया है, कोई हुकूमत बनाने के काबिल नहीं है, चाहे वो शिवसेना हो, कांग्रेस हो, NCP हो। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब, या BJP हो, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में NCP, कांग्रेस और शिवसेना की हुकूमत बनेगी? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि NCP, कांग्रेस और शिवसेना की हुकूमत बन जाएगी। जी जी। इसलिए कि कांग्रेस भी ये रियलाइज़ कर ली है जी कि जहर ही जहर को काटता है। जी जी जी। तो बड़े जहर के प्याले से छोटी एक घुट जहर पी लेना बेहतर है, बल्कि शायद वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के उसमें शिवसेना को साथ लेके ये गवर्नमेंट बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र को एक मजबूत एंटी BJP खिले में तब्दीली में मैं समझता हूँ कि NCP, कांग्रेस और शिवसेना का एक रोल हो सकता है। जैसा कि आप देखिए, झारखंड में भी BJP अपने हलीफों को छोड़ रही है। इसी आहिस्ता आहिस्ता BJP एक ये बात आई थी कि BJP ये सोचने पे आ गई है कि सिर्फ हम अगर BJP स्टेट और सेंटर में BJP रहेगी तो कोई भी फैसला इम्प्लीमेंट करने के लिए जी जी, या नाफिज करने के लिए कई मुश्किलात से पार होना पड़ रहा, फिल वक्त मुश्किलात में घिरे जा रहे हैं फैसले। तो अगर हमारी ही हुकूमत आ जाएंगी स्टेट में और सेंटर में, बजाय इसके कि हम हमारे एलाइज की भी हुकूमत आने के, सबको काटा जाए। जी जी, ये बात ये एक चीज़ आ रही थी। जी जी। बहरहाल आपने कहा है कि जैसा कि आपने कहा है कि जहर जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, लेकिन लोहा लोहे को कैसा काटता है देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, सियासत TV की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा YouTube और Facebook पर आप सियासत TV का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। YouTube पर सियासत TV सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे कि लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, लेकिन कैसे काटता है इसकी बात कर रहे थे। तो महाराष्ट्र में क्या आपने जिस तरह एक मिसाल दी है कि लोहा लोहे को काटता है, तो क्या आपकी मुराद शरद पवार से है या फिर शिवसेना और बीजेपी के जो टकराव है उससे है? जी देखिए, शरद पवार की भी बात करूँगा मैं, लेकिन जो बात आई थी कि कांग्रेस फिल वक्त जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि कांग्रेस मुसलमान हो गई है और बीजेपी हिंदू है, तो हर हिंदू बीजेपी को वोट देने की बात है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कांग्रेस भी अपनी टोपी उतार के आप भी थोड़े बहुत हिंदू बन जाइए कांग्रेस को, इससे कोई होने वाला नहीं है। मगर रही बात शरद पवार की, कल पार्लियामेंट में शरद पवार अभी इसी हफ्ते में शरद पवार वजीर आजम नरेंद्र मोदी से 45 मिनट बात करें। ठीक है, बात बाहर आने के बाद बात जो आई है अंदर जो बात हुई थी तो बात ये आई कि किसानों पे बात हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेस से ये बात भी आ रही है कि जैसा ही रामनाथ कोविंद का टर्म खत्म होगा 2023 में 22-23 में, हम शरद पवार को सदर जमहूरिया बना देंगे। तो उसके बाद ही कांग्रेस ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और बढ़ा के ये बात की कि हम महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बना देंगे। तो मैं समझता हूँ कि शरद पवार बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्रन लॉबी में, अगर आप देखेंगे, इसलिए कि मराठा लीडर भी उन्हें मान के चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शरद पवार ही एक वाहिद शख्सियत है जो फिल वक्त एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की हुकूमत बनने में जो सबसे बड़ी रोल अभी तक भी जिसका रोल रहा है वो शरद पवार का ही रहा है। लेकिन वजीर आजम से मिलने के बाद एक जो हिचकिचाहट थी सोनिया गांधी को, वो हिचकिचाहट को दूर करने में मैं समझता हूँ कि ये मुलाकात वो हिचकिचाहट को दूर करी और सोनिया गांधी ने अपनी टोपी उतार के या कांग्रेस की टोपी उतार के उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भी थोड़ा डाइल्यूट होंगे। जी, इस तरह की बात कही है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसा सोनिया गांधी का जो कदम है वो इंतहाई खतरनाक कदम है, क्योंकि अगर जो दो फिरका परस्त जमाते हैं, शिवसेना हो या बीजेपी हो, और उनके मकसद भी एक हैं, लेकिन उन्हें तोड़ना क्या ये बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है? देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि सोनिया गांधी का दोबारा सदर बनना। मैं तो ये मानता हूँ कि सोनिया गांधी के सदर बनने के बाद पुराने जो तजुर्बेकार जहन जो कांग्रेस में थे वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। या जो ऑक्सीजन पेशेंट है तो आईसीयू में था, फिर वापस रूम को शिफ्ट हो गया है। तो कांग्रेस पार्टी फिर से शिफ्ट वापस चलने फिरने के काबिल हो गई है। महाराष्ट्र के रिजल्ट, हरियाणा के रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि ठीक इसी तरह झारखंड, बंगाल और दिल्ली के नतीजे भी तवक्को है कि आएंगे, अगर वहाँ पे वोट मुसलमान समझदारी के साथ अगर वोट देते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो क्या फिरका वाराना जो माहौल है वो कम हो जाएगा? हाँ, देखिए, फिरका वाराना माहौल मैं समझता हूँ कि देखिए, एग्रीव्ड पार्टी अपनी जगह है, कानून अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, लेकिन बाबरी मस्जिद का फैसला भी अगर हम देखेंगे तो बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद भी जो मुसलमानों ने रिएक्ट नहीं किया, मुसलमान बोले ठीक है भाई, जो एक मसला ख़त्म हो गया, तो ये जो मुसलमानों का एटीट्यूड था, मैं समझता हूँ कि ये हजम नहीं हो रहा है बीजेपी को। कि मुसलमान इतना ऐसा का सबर, ऐसी कौन सी सबर के प्याला पीली गोली खा लिए हैं कि इतना सबर आ गया मुसलमानों में। ये तो महाराष्ट्र में भी मैं समझता हूँ कि अगर ये एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की हुकूमत बनती है तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह औरंगजेब को जिस तरह एक हिंदू दुश्मन बताया जाता है और औरंगजेब के बेटे दारा शिकोह को बीजेपी वाह करके सराहते जा रही है, मैं समझता हूँ कि इस पे पाबंदी एक लग सकती है। अगर एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना की गवर्नमेंट बनती है तो मैं समझता हूँ कि फिर एक रास्ता फिरके परस्ती का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और फिर फिरके वाराना हम आहंगी का रास्ता खुल सकता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में, कि उसे डिफेंस पैनल में शामिल कर लिया गया है, एक ऐसी खातून को जो खुद दहशतगर्दाना वाक़यात में मुलविस है और उसके खिलाफ मुकदमा ज़ेर दौरान है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये मुकदमे पे असर पड़ेगा? कुछ मुकदमे पे बिल्कुल हो सकता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की गवर्नमेंट बनती है तो वो जो मालेगांव ब्लास्ट में जो स्कूटर का जो बात आई थी
वो रामचंद्रा कलसंगरा की स्कूटर थी। जी जी, आपने जो साध्वी के रामचंद्रा कलसंगरा और संदीप ने जाके वहाँ पे स्कूटर रखी थी जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी। तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि ये हर केसेस को, इसलिए कि शरद पवार जो पर्सनालिटी है, जी जी, मैं समझता हूँ कि शरद पवार से आप किसी भी चीज़ की तवक्कुह कर सकते हैं। जी जी, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। शिवसेना फिलवक्त शिवसेना सबसे ज़्यादा दुश्मन बनी है बीजेपी। जी हाँ, बिल्कुल। तो जब दोस्त दुश्मन बन जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है और इतलात भी आ रही हैं कि वहाँ पर शिवसेना के तकरीबन 17 अरकान असेंबली नाराज़ हैं अपनी क़यादत से, वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ जाए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ तोड़ मोड़ होगी या खरीदो फरोख्त करेगी बीजेपी वहाँ? फिलवक्त तो तोड़ मोड़ ख़रीद व फरोख्त का जो कारोबार है वो बीजेपी के ही लिए पॉसिबल है। जी, दूसरी जमातें तो मैं नहीं समझता कि कुछ करेंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बार हुकूमत बनती है जी जी, तो फिर उसके बाद सब चीज़ मामूल पे आ जाएगी। जी जी। अब ये तो रही महाराष्ट्र की बात। हम बात करते हैं बाबरी मस्जिद का बारे में जो मुकदमा था, उसका जो फैसला आया है, उसके बाद आपने कहा है कि मुसलमानों ने इंतहाई सब्र और तहम्मुल से काम लिया। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि रिव्यू पिटीशन की जो बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की है बहुत देर की है? हाँ, रिव्यू पिटीशन की बात आप देखिए, फैसला आने के 9 दिन के बाद, जी जी, 9 दिन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस नतीजे पे पहुंचती है कि हम रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। जी जी, जबकि अगर आप हिस्ट्री देखेंगे पुरानी 10 दिन पहले ही अगर आप जाके देखेंगे तो ये बात ज़रूर आई थी कि 17 नवंबर से पहले बाबरी मस्जिद का फैसला सुना के ही जस्टिस गोगोई खैर बात करके सुप्रीम कोर्ट को जाने वाले हैं। जी जी, हफ्ता इतवार को ये बात आई थी कि हफ्ता इतवार को सुप्रीम कोर्ट की कोई बैठक नहीं होती तो वहाँ पे हफ्ता इतवार को इसमें निकाल दीजिए आप। जी जी, लेकिन अचानक जुमे के दिन रात में ये ऐलान किया जाता है कि कल हफ्ते को स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया जाएगा। जी जी, अब इत्तेफाक बोलिए आप या सोची समझी मंसूबाबंद प्लानिंग के तहत जी जी, हफ्ते के दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। जी जी, अब आप देखिए कि फैसला 9 दिन हम बाबरी मस्जिद रिव्यू पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 9 दिन लेता है रिव्यू पिटीशन फाइल करने का डिसीजन लेने के लिए। जी जी, और जुमे के दिन रात में ऐलान होता है हफ्ते के दिन बाबरी मस्जिद का फैसला आएगा। क्यों आया? देखिए, इसके ऊपर अगर आप रोशनी गहराई से अगर आप सोचेंगे तो आपको मालूम होगा कि हफ्ते का दिन करतारपुर कॉरिडोर था। गुरु नानक की 550वीं जयंती के मौके पे करतारपुर कॉरिडोर में हिंदुस्तानी सिखों को पाकिस्तान में करतारपुर जाने की इजाज़त मिली थी। जी हाँ, बहुत बड़ा। तो अगर बाबरी मस्जिद का फैसला नहीं आता तो हफ्ते का सारा दिन टीवी पे, दूसरे दिन अखबारात में करतारपुर ही छाया जाता था। जी जी जी, और करतारपुर में इमरान खान जिस तरह अपने आप को कामयाबी के साथ पेश कर रहे हैं, वो सिखों के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी जी, तो पूरे हिंदुस्तान, पूरे इंटरनेशनल उसमें अगर आप देखेंगे तो सफ़े अव्वल की जो जीनत बनने वाले करतारपुर का जो मुकाम था, उसको अंदरूनी सफ़े पे जगह मिली और बाबरी मस्जिद के फैसले को सफ़े अव्वल पे जगह। तो इस किस्म से बीजेपी हो, आरएसएस हो, नरेंद्र मोदी हो, जो भी हो, उनकी ऐसी प्लानिंग है। और हमारे पास सिर्फ एक रिव्यू पिटीशन डालने के लिए 9 दिन के बाद फैसला लेते हैं कि हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे। जी जी जी, तो जी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, ये तो हर किसी को मालूम है। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पर क्या ऐसे जहन नहीं है जो पहले ही कुछ प्रोग्राम अपना तय करके रख सकते हैं? मिसाल के तौर पे बाबरी मस्जिद का मुकदमा आने वाला है तो हर 2 हालत में क्या करना चाहिए, उसका पहले से ही प्रोग्राम तय करके नहीं रख सकते? देखिए, दफ्तरियत का उसूल ये है जी जी कि जो कुर्सी सदारत पे होता है वो अपने आप को फ्री रखे, जी जी, मसरूफ नहीं रखे, वो अपने आप अपना जहन खुला रखे, जी जी, और नीचे के लोग काम करें। जी हाँ। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ऐसा दिख रहा है कि सभी लोग काम पे लगे हुए हैं, सभी मजदूर हैं, तो फिर क़यादत कौन करेगा? जी जी, तो ये चीज़ में मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक बड़ा अलमिया है मुसलमान कौम का कि कोई हमारे पास ऐसे इंटेलेक्चुअल्स की बात कहिए आप, या दानिश्वरों की बात कहिए, या मुदब्बिरीन की बात करिए आप, तो ऐसे लोगों का होना ज़रूरी है ताकि जब आप हिंदुस्तान के मुसलमानों का फैसला ले रहे हैं तो हर स्टेट से एक आदमी आपके पास वहाँ पे होना चाहिए।
एक थिंक टैंक होना चाहिए आपका, बहुत बड़ा थिंक टैंक होना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन अगर बात करेंगे तो तुर्की में थिंक टैंक्स का एक रिवाज शुरू हुआ है जी हाँ, कि हर जगह पे एक थिंक टैंक। जी हाँ। तो ये थिंक टैंक सोच के क्या करना चाहिए फैसला लेता है। तो आप चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मुफक्किरीन व दानिशवरों का एक इदारा कायम करे हर रियासत में? हाँ बिल्कुल, जब आप पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हर रियासत में आपके लोग होने चाहिए 10 सीख मगर ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ लोग होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। अगर एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डिसीजन वाले रहेंगे तो वो तो कांग्रेस पार्टी में भी है, और कांग्रेस पार्टी का आज क्या हाल हो रहा है हम देख रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही है। बहरहाल जब कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस को कहा जाता है कि फ़िरका परस्तों से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन ममता बनर्जी ने फ़िरका परस्तों को मगरबी बंगाल में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हैदराबाद की एक ऐसी जमात है जो मगरबी बंगाल में आना चाहती है और बीजेपी से पैसा लेकर वो काम कर रही है और फ़िरका परस्ती को हवा दे रही है और फ़िरका परस्तों को फ़ायदा पहुंचा रही है। तो ये किसकी तरफ इशारा आप समझते हैं? देखिए, ममता बनर्जी का इशारा जो है जी, वो सिर्फ ममता बनर्जी अपनी बात के ऊपर बात नहीं करी। जी। अगर आप देखेंगे तो बेंगलुरु कर्नाटका के इलेक्शन, बेंगलुरु सिटी का म्युनिसिपल इलेक्शन, महाराष्ट्र का इससे पहले का इलेक्शन, महाराष्ट्र का इस मरतबा का इलेक्शन, इसके अलावा अब बात आ रही कि झारखंड और बंगाल। झारखंड में देखिए, झारखंड एक कबायली रियासत है बिल्कुल, और वहाँ पे नुमाइंदगी करना चाहिए कि कोई कबायली की, लेकिन कबायली को पीछे छोड़ के बीजेपी ने एक आला जात के आदमी को आगे ला लिया है। तो इसीलिए वहाँ पे कई लोग नाराज हैं, कबायली खास तौर पे नाराज हैं, और मुसलमान तो बीजेपी से नाराज ही हैं। तो वहाँ खवी इम्कान है कि वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत नहीं आएगी, बल्कि अल्टरनेट कांग्रेस जेएमएम जो भी वो होती है वो हुकूमत बन सकती है, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन की। अब अगर वहाँ पे झारखंड हो या बंगाल हो, अगर वहाँ पे हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पे जाएगी तो मैं समझता हूँ कि फिर अगर महाराष्ट्र की तरह का रिजल्ट आता है तो अगरचे कि मैं टीवी पे देखा हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम लोग नहीं गए थे, लेकिन 17 सीट बीजेपी जीत गई थी। मैं बात ये कहूँगा कि 17 सीट बीजेपी जीती, लेकिन बीजेपी ने किस लिए जीता है अगर आप देखेंगे, उसका मुताला करेंगे तो ये है कि जैसे ही ममता बनर्जी इख्तदार पे पहुँची, कई कम्युनिस्ट कायदीन को, कई कम्युनिस्ट वर्कर्स पे उन्होंने जुल्म ढाए थे। तो वो पूरे कम्युनिस्ट लोग अपनी जहनियत से दूर होते हुए बीजेपी को वोट डाल के जिताए, ममता बनर्जी को नीचा दिखाने के लिए। अब अगर मजलिस वहाँ पे जाती है और ममता बनर्जी को नीचा लाती है तो फिर आप कम्युनिस्टों को नहीं ला रहे। हालांकि वहाँ पर ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर नुकसान पहुँच सकता है। देखिए, ज्यादा वोट कम वोट का मामला नहीं है। अगर आप आरिफ नसीम खान को ही देखेंगे महाराष्ट्र में, तो 6 टाइम MLA रहे हैं, साबिक वजीर रहे हैं, वो 1200-1500 वोट से जीतते हैं और मजलिस का आदमी वहाँ पे 3000 वोट लेता है, यानी शिकस्त खा जाते हैं। 400 वोट से हारे हैं और मजलिस का आदमी तकरीबन 2000 वोट लेता है कैंडिडेट। तो अब चूंकि बहुत ही कम मार्जिन रह गई है, इलेक्शन बल्दिया इलेक्शन की तरह असेंबली का इलेक्शन हो गया है, तो 200-400-1000 वोट के बीच में फैसला होने वाला है। तो ऐसे कांटे की टक्कर में मैं समझता हूँ कि मजलिस का जाना, चाहे वो झारखंड हो या वेस्ट बंगाल हो, ये सिर्फ सेक्युलर पार्टियों को नुकसान पहुँचाना है। तो बहरहाल आप क्या समझते हैं कि ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा है वो हक़ाइक़ की बुनियाद हो सकता है? देखिए, जज्बाती नारों पे मुसलमान अक्सर बहकावे में आ जाते हैं। तो अगर मुसलमान वहाँ पे देखिए, हिंदू तो बटा हुआ है, ममता बनर्जी के साथ जाना है या बीजेपी के साथ जाना है या कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन मुस्लिम वोट हर जगह अब फैसला कुन हो गए। और मैं समझता हूँ कि बंगाल में तकरीबन 17-18% वोट है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है। बहरहाल हमारी एक प्रोग्राम की रिवायत रही है और नाज़रीन, जैसा कि हमने मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की है, हमारे प्रोग्राम की रिवायत के मुताबिक हम चाहेंगे कि आमिर अली खान साहब अपना मैसेज दे। आज आप किस बारे में मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, फ़िल वक्त जो माहौल हिंदुस्तान में चल रहा है, चाहे वो NRC का लेके हो या हम जो बात किए हैं, तो NRC हो या कुछ भी हो, हम जिस तरह बाबरी मस्जिद का फैसले के बाद भी जिस तरह हम सब्र और तहम्मुल के साथ काम लिए हैं, NRC का भी मसला हो तो हम उकसाने की कोशिश बहुत हो रही है, लेकिन हम आंखें खुली रखना है और जहन को साफ़ रखना है। अगर आंखें खुली भी हैं और अगर जहन अंधा हो जाता है तो आपको फिर कुछ दिखने वाला नहीं है। तो आप आंखें खुली रख के जहन से सब्र और तहम्मुल के साथ अपने आप को अगर लेके आगे बढ़ते हैं,
इसलिए कि तालीम का पहला उसूल भी ये है कि आप आवाज़ नीची रखें और अल्फाज में एहतराम पैदा करें। तो अगर हम इस तरह आगे बढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये चाहे एनआरसी हो, चाहे अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, कोई भी बोलने वाले हों, लेकिन इलेक्शन अपनी जगह है, आते रहेंगे जाते रहेंगे हर जगह पे, लेकिन हम हमारे सब्र का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, सब्र को हम पकड़ के रखेंगे। और अगर ऐसे ही हम तालीम के साथ साथ हुनर पे और रोज़गार पे तवज्जो देते रहें तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन, ये सियासी खलाबाजियाँ, बयानात, इससे हम बालातर होके सब्र और तहम्मुल के साथ आगे बढ़ते रहें तो हमारा मुस्तकबिल दरअसल होगा। तो यही एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा पैगाम रहेगा कि हम सब्र के साथ साथ तालीम को अपनाएं और अपने रोज़गार को मजबूत करें। माशी तौर पे हम ताकतवर होना ज़रूरी है आज के माहौल में। तो इसी तरह हम अपने साबित कदमों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत प्यारा मैसेज रहा। और आपने कहा है कि सब्र और तालीम, रोज़गार, ये ऐसे मैं समझता हूँ कि आलात हैं जो किसी भी कौम को तरक्की की जानिब गामज़न कर सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, हम इन्हीं ख़यालात के साथ अपना प्रोग्राम फ़िक्र व नज़र इख्तिताम को पहुँचाते हैं और मुझे मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी शुक्रिया।